बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। वजह यह है कि जब जब इमरान खान साहब से कोई भी मुलाकात करता है तो बाहर जो पैगाम आता है उसके बाद आसिम मुनीर साहब को एक लेवल और नीचे जाना पड़ जाता है। इमरान खान साहब का बयानिया उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब का ट्विटर उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब की मकबूलियत उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, और इमरान खान साहब का जो कद है सियासी एतबार से, जो पाकिस्तान में उनकी इज्जत है, यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब यह दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है, ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से यह भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहें कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में, ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को बदला जाए, और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की, और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब कि रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी आ जाइए, आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो अब क्योंकि आपको पता है आजकल धुंधों वाले दिन है और रस्तों में धुंध भी होती है, उसकी वजह से हामिद खान साहब नहीं पहुंच सके। पूरी कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस्लामाबाद में तो एंटर हो गए लेकिन मुलाकात तब तक खत्म हो चुकी थी, वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि धुंध की वजह से आपको दूर से आना हो तो आप सड़कें उस तरह खुली हुई नहीं होती ना, आप वैसे वो ट्रेवल कर सकते हैं, तो गाड़ी भी आप तेज नहीं चला सकते, तो रिस्क तो रहता है। तो जो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि धुंध की वजह से हमारे 2 लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके, और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को, तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है
कि इस शोकॉज नोटिस पे जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौकिफ क्या है इस सारे मामले को, शोकॉज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो, 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, एक तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन यह बनाना है, और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरूने मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे, यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद मनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकामात दिए हैं कि बड़े मोहतात बयानात दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखे और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। और फिर उनके साथ लड़ाइयां भी की हैं। तो अभी अगर उन्हें जरूरत पड़ जाए एक मरतबा फिर मगरिब को, तो ये फिर मुजाहिदीन हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान का गुड़ तालिबान बैठ तालिबान चलता रहता है, कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हम हमेशा से कर रहे हैं और होता हुआ देख भी रहे हैं। अब नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब हर ऐसे मौके पर जहां पे खड़ा होना होता है वहां गायब हो जाते हैं। इससे पहले खड़े होने का वक्त है, फजलुर रहमान साहब थाईलैंड निकल गए, बांग्लादेश निकल गए, थाईलैंड निकल गए। अब खड़े होने का वक्त है तो फजलुर रहमान साहब साउथ अफ्रीका निकल गए। सारी जिंदगी इस सियासतदान ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, यहूदी कार्ड इस्तेमाल किया, इसराइल कार्ड इस्तेमाल किया, अमेरिका कार्ड इस्तेमाल किया और पता नहीं कौन कौन सा मजहबी कार्ड इस शख्स ने सारी जिंदगी इस्तेमाल किया। आज खड़े होने का वक्त आया, साउथ अफ्रीका की फ्लाइट पकड़ी, हो गया। यह जनाब फजलुर रहमान साहब और उनकी टोटल सियासत पड़ी है। इमरान खान के दौर में इसकी भड़कें खत्म नहीं होती थी, बहुत चिल्लाकर ऊंची आवाज में चीख कर फजलुर रहमान साहब बोलते थे। और आज फजलुर रहमान साहब मेमने की तरह बोलते हैं, बहुत आहिस्ता आवाज में, धीमी आवाज में, और फिर फ्लाइट पकड़ के निकल जाते हैं। 27वीं तरमीम हो रही, फिर निकल गए थे। अभी फिर कौम को जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है, रहनुमा निकल गया पीछे से, मैं नहीं, आप ही कर लो। अब ये बोर्ड ऑफ पीस का मामला है, इसमें तो फजलुर रहमान साहब को खड़े होना चाहिए था ना। सारी जिंदगी कौम को इन्होंने कश्मीर का और फलस्तीन का चूरन बेचा,
मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई रोक लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन पैरों पे तो खड़े हो जाओ। सारी जिंदगी कौम को जिस चीज के लिए तैयार किया, जब वक्त आया तो खुद निकल गए चुप करके, नीवे नीवे होके। हाँ, मुझे ये पता है कि ये वापस आएंगे, 8 फरवरी पे एहतजाज करेंगे, उसके बाद इनको हल्की फुल्की ढोलकी बजाने की इजाजत दी जाएगी कि आप फलस्तीन के लिए एहतजाज कर लें, थोड़ा सा आप गजा के लिए कर लें, थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें। ये करेंगे ये, लेकिन ये एक लिमिट से आगे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये शुरू दिन से एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा सहूलतकार के तौर पे मौजूद रहे हैं। चंद बयानियां और शख्सियात ऐसी हैं जो बहुत बुरी तरह पिट गई हैं नादरीन इस दफा। इदारे भी बहुत बुरी तरह डिस्क्रेडिट हो गए, मीडिया बहुत बुरी तरह डिस्क्रेडिट हो गया पाकिस्तान में। अब ये जो बयानियां बहुत बुरी तरह ISPR के जो बयानियां पिटे हैं ना, वो तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी जिनके ऊपर बड़े बड़े लतीफे और मीम्स बन गए, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, तीरा के लोग आज खुद नकल मकानी कर रहे हैं। क्यों जी? वो पिकनिक बनाने आ गए बाहर। कौन आता है अपना घर छोड़ के? यानी उन्हें ख्वाब आया और वो आज खुद नकल मकानी निकल गए बाहर। ये क्या हुआ? तो पहला तो इनका मजायका खेज बयानियां जो पिट गया बहुत बुरी तरह के, तीरा के लोग आज खुद नकल मकानी कर रहे हैं। दूसरा बयानिया जो कर रही है बोर्ड ऑफ पीस के मामले पे हुकूमत कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। हुकूमत वॉशरूम नहीं जा सकती अपनी मर्जी से, हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकती अपनी मर्जी से, वो इतने बड़े बड़े फैसले कर रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, हम गजा फौज नहीं भेज रहे। ये बयानिया भी पिट गया, पाकिस्तान में कोई मानने को तैयार नहीं। इनको ट्रंप ने ऑर्डर देना है, इन्होंने फौज सबसे पहले भेजनी है। नंबर 4, गजा और फलस्तीन हमारी रेड लाइन है। नंबर 5, हमास को गैर मुसल्ला करना हमारी रेड लाइन है। ताड़ी रेड लाइन तो रोजाना ठुड्डे मार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। DGISPR कहते हैं कि हमास को गैर मुसल्ला करना हमारी रेड लाइन है। इनकी रेड लाइन पे सुबह शाम ठुड्डे मार रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और ये उसके साथ मिलने को सादत समझते हैं। अजीब बात नहीं है, एक बंदा ठुड्डे मार रहा है आपकी रेड लाइन को, और आप सूजी हुई रेड लाइन लेके उसके साथ सुबह शाम मुलाकातें कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं उसकी तारीफें कर रहे हैं और वो आपकी तारीफें कर रहा है। ऐसा नहीं है। कौम को चूरन ना बेचें, कौम को साफ बताएं कि आपका ट्रंप के साथ सौदा हो गया। जो ट्रंप करेगा, जो वो कहेगा, आपके लिए सारा आंखों पे। कौम ने क्या कर लेना है? एक ही दफा खड़ी होगी तो वो सारा कुछ सेट कर देगी, और वो इंशाल्लाह एक दिन खड़ी होगी, सारा कुछ सेट करेगी, सबको अपनी अपनी डोमेन में वापस भेजेगी पाकिस्तानी कौम। एक दिन ये दिन आएगा, पाकिस्तानी कौम आजाद जरूर होगी इस जबरी तौर पे मुसल्लत शुदा एक निजाम से। ये पाकिस्तानी कौम आजाद होगी, होना है एक दिन, 100% होना है। लेकिन कब होना है ये नहीं मुझे पता, लेकिन जब तक नहीं होना तब तक आप तो एंजॉय करें, खुलकर कहें आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े। उधर जाके उसके साथ खड़े हो जाते हैं, यहां आके कहते हैं जनाब हमारी ये हेडलाइन है। डोनाल्ड ट्रंप उसी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, रेड लाइन पे दे ठुड्डे पे ठुड्डा। तो ये जनाब एक बहुत बड़ा मजाक ये भी है। फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, ये तो कमाल किस्म का मजाक है ना, इसमें तो पाकिस्तान में कोई बिलीव ही नहीं करता। और फील्ड मार्शल के फैसलों से अवाम बहुत खुश है। ये भी एक चूरन बेचते हैं बार बार। वो टीवी चैनल के ऊपर पकड़ के ना वो वॉक्स पॉप्स चलाना शुरू कर दिए, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था। वो एक ही जगह पे बंदा खड़ा कह रहे हैं जी ये मरी में खड़ा है, उसी जगह पे खड़ा कह रहे हैं जी ये पिंडी में खड़ा है। वो पीछे एक ही लाइट चल रही है और एक ही तरह की बिल्डिंग है और एक ही तरह की सड़क है। वही मुकाम कभी पिंडी बन जाता है, कभी कोई और इलाका बन जाता है, कभी मरी बन जाता है। समझ से बाहर है इनको, इन्हें चूरन भी नहीं बेचना आता। अब नाज़रीन आ जाए ईमान मजारी साहबा वाले मामले पे। अब इस पे ना जो वकला की तंजीमें हैं ना, वो अब जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं इस्लामाबाद में। एक्चुअली तो ये सारा मामला मशकूक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ईमान मजारी को और उनके शौहर को प्लेट के अंदर रख के हवाले किया गया पुलिस के, और इस बात का बंदोबस्त किया गया है कि बस ये खामोशी के साथ बड़े आराम से इनकी गिरफ्तारी हो जाए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के केस में इस्लामाबाद बार पर शदीद तनकीद हो रही है इस वक्त। मैं ही नहीं कर रहा, बाकी लोग भी कर रहे हैं। वो कह रहे जी पुलिस का दाखिला बंद कर दिया हमने अदालतों के अंदर। ये जो यंग वकला है ना, नौजवान वकला, इनके अंदर गुस्सा है और ये कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है। अब ये जो वकील सियासतदान है ना यहाँ के, ये बड़े सियाणे हैं। ये नहीं पुलिस को निकाल दो, ये कर दो, हम ये नहीं कर देते कि हम 3 दिन काम नहीं करेंगे। ये नौजवानों का गुस्सा कम करेंगे, ईमान मजारी और हादी अली चट्टा अंदर ही रह जाएंगे, और ये नौजवानों का गुस्सा कम करके बिजनेस एज यूजुअल पे ले आएंगे अदालतों को और सारे निजाम को। इन्होंने कोशिश ही नहीं की, कोई एक वकील जख्मी हुआ। यानी जब आपने बार ने जिम्मेदारी ली थी कि उनको अदालत तक लेकर जाना है, तो फिर बार की यह जिम्मेदारी थी कम से कम भी को 50-60 वकील उनके साथ लेकर जाते।
पुलिस को भी पता चलता। एक वकील ने मुजामत नहीं की, वहां पे पकड़ के वो आराम से लेकर चलेगी पुलिस। अपने मामलात में ये बहुत मुजामत करते हैं। आज कह रहे हैं जी हम अदालतों में दाखिल नहीं होने देंगे पुलिस को। जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, कमाल आदमी। मैंने इनकी अदालत के अंदर महसूस किया कि साइलीन को वाकई रिलीफ मिलता है। मैं ज्यादा, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी बन जाती है, लेकिन मैं बड़े जजों की अदालत में गया हूं, लेकिन ये जबरदस्त जज हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स आप सुने तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बहुत अच्छी है, ये हड़ताल भी खुद करवाती है, मुकदमा भी खुद बनवाती है, गिरफ्तार भी खुद करवाती है, और आपके साथ खड़ी भी होती है, और जेल तक भी छोड़ कर आती है। अंदाजा करें, ये इन्होंने किया। कोई मुजामत में नजर ही नहीं आई, किसी ने की नहीं मुजामत इस सारे मामले में, सारे चुप करके बैठे हुए थे। अब नाजरीन आ जाए आप बसंत की, बाकायदा अब इश्तिहारबाजी शुरू हो गई है, फोटोगर्दी अखबारात में की जा रही है, नवाज शरीफ का शक्ल लगाई जा रही है मरियम नवाज की बसंत के हवाले से। और क्योंकि फरमाइशी बसंत है, ताकि नौजवानों की तवज्जो हट जाए इमरान खान से, आप देखेंगे बसंत वाले दिन नौजवान आपकी तवज्जो इमरान खान की तरफ मबजूल करवाएंगे। तो जनाब हम तो खुशियां बांट रहे हैं, अखबारात के अंदर फोटोगर्दी कर रहे हैं, कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं कि जनाब हमने बसंत मनानी है 3 दिन के लिए लाहौर में। लोग इमरान खान के तस्वीर वाली, उसके नाम वाली, उसके कैदी नंबर वाली, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे। सरकार भी बड़े पैमाने पे अपनी पतंगे बनाकर देगी कि जनाब ये पतंगे उड़ाओ, तो ये मुकाबला चलेगा, कौम का वक्त और पैसा ज़ाया होगा। बसंत मनाना एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक त्यौहार था, इसको उसी तरह होना चाहिए जैसे ये था। मुझे तो पतंगबाजी बहुत पसंद है, मुझे तो जुनून की हद तक पसंद है पतंगबाजी, लेकिन ये गले नहीं कटने चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए 8 फरवरी पे ये पतंगबाजी का रखा गया। पूरा पाकिस्तान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद करने की कोशिश करेगी, लेकिन लाहौर में उनके बाद एक मौका है कि हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उड़ा दें, इमरान खान साहब की तस्वीरें उड़ा दें। तो ये इस मौके से लाहौर के शहरी फायदा उठाते हैं, नहीं ये हम देखेंगे उस दिन। लेकिन मुझे ये पता चला कि अंदर खाते बड़े पैमाने पर ये पतंगे बना रहे हैं, और हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला भी किया हुआ है। पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौका पर जो बेहुदा किस्म के, घटिया किस्म के गाने हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की, लगभग 130 के करीब गाने। मैं हैरान रह गया कि इतनी ज्यादा गाने गंदे पाकिस्तान के अंदर आ गए, बहुत ही बेहुदा गाने हैं, वो आपको बयान भी नहीं किया जा सकता, बड़े गंदे गाने वो। तो पंजाब हुकूमत ने उनकी एक लिस्ट जारी कर दी कि बसंत पे ये नहीं चलाने, डेक लगा के। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इसमें नकदा कोका भी उन्होंने शामिल कर दिया, हालांकि उसमें कोई बेहुदा बात नहीं, सिर्फ इमरान खान की तारीफ है। ये निजाम इमरान खान से इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि इन्होंने नकदा कोका उठा के जू मानी और जो गंदे और बेहुदा गाने थे उनकी कैटेगरी के अंदर रख दिया। इस तरह तो नवाज शरीफ का वो हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, ये उठा के रख दो, और शेर वाला भी उठा के रख दो, मरियम नवाज पे बने हुए गाड़े गुने वो भी उठा के रख दो। अगर पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ही ऐसे दबाना है तो फिर आप ये करके रख देते, कर लेते ना, ये भी नहीं। ये इनका खौफ जाहिर करता है, इनका खौफ ये बता रहा है। देखिए आप, ये एक नौजवान को दोबारा अगवा किया गया, ये अनीस सत्ती, आपको याद होंगे अनीस सत्ती, जिनके वालिद की आंखें आज भी मुझे वो, मैं जब कभी अनीस सत्ती का नाम आता तो उनके वालिद की आंखें मेरे सामने आ जाती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतना दर्द था उन आंखों में, इतनी तकलीफ थी कि जवान बेटे को शहीद कर दिया गया था डी चौक में 26 नवंबर 2024 को। यानी लगभग 1.5 साल हो गया, 1.25 साल, मुझे वो आंखें ही नहीं भूलती उनके वालिद की, सुर्ख आंखें, बहुत तकलीफ थी उनमें, बहुत गम था उनमें। अनीस सत्ती के भाई हैं आसिम सत्ती, उन्हें 23 जनवरी को अगवा किया जाता है, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और बाद में टेक्सला के करीब अगवाकार उन्हें फेंक कर भाग जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुकदमा न लड़ो, सिर्फ इसलिए कि आवाज मत उठाओ, सिर्फ इसलिए कि बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज मत उठाओ। आप किस किस को चुप कराएंगे, किस किस को कुचलेंगे, आप किस किस के साथ आप जुल्म करेंगे। ये हर जुल्म का हिसाब आपको यहां भी देना पड़ेगा, और हर जुल्म का हिसाब आपको जाकर आखिरत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने भी देना पड़ेगा। ये सारे मजलूम आपको गिरेबान से पकड़ेंगे, किस किस से अपना गिरेबान छुड़ाओगे, इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है।
आईएसआई के ऑफिसर्स, एमआई के ऑफिसर्स मार मार के पाकिस्तानियों को थक गए, मार मार के थक गए। वो और तगड़े होते जा रहे हैं, और तगड़े होते जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे लोग मम्मी डैडी पॉलिटिकल पार्टी